सर तो आज स्टार्ट करना है। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? आज सर्कुलर मोशन स्टार्ट। नहीं नहीं, सर हमारी आवाज आपको कर रही मेरी तो नहीं कर रही ना। नहीं सर। बस मेरी आवाज सुनना है तुम्हें। माने क्यों इको कर रही है? अब देखो, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ए है और यहां पे हम एक और ऑब्जेक्ट शो कर रहे हैं बी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। जिन दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान ना, दोनों ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए। तो अगर हम ए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए। और इतना याद होगा, मास किसके कारण बनता है? मास बनता है उस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के कारण। पार्टिकल का मतलब एटम, यही है कि नहीं है? यस। अब देखो, जिन दो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, दोनों बॉडी का वहां पे मास है। मान लो एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास क्या है, m2 है। अब बेसिकली जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना आज, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में भी हम सबसे पहले किसकी बात करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो सबने पढ़ा ही नहीं पढ़ा? वो एप्पल वाला एक्सपेरिमेंट देखा ही नहीं देखा है सबने? हाँ सर। यस। तो देखो, न्यूटन जो था, न्यूटन साइंटिस्ट था और उसने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया कि अगर इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडी है और उन दोनों बॉडी का अगर मास है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी। m1 m2 को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लेफ्ट की ओर अप्लाई करेगा। सिमिलरली m2 m1 को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कहां अप्लाई करेगा? राइट की ओर अप्लाई करेगा। तो जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि इस यूनिवर्स में अगर दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडी का मास है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है। और उसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे एक एग्जांपल लिखो यहां पे। जैसे मान लो यहां पे हमने शो किया, मान लो यहां पे हम शो कर रहे हैं अर्थ। और मान लो अर्थ के ऊपर यहां कहीं एक पार्टिकल है। पार्टिकल है या बॉल है? अच्छा, जिस पार्टिकल या बॉल की बात कर रहे हैं उसका मास है कि नहीं? और जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का भी वहां पे क्या है? मास है। और जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है वो दो बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। फिर बाद में हम बात करेंगे कि दो से ज्यादा बॉडी होगी तो क्या होगा। तो जो न्यूटन्स का लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है बताओ, ये पार्टिकल एक बॉडी है कि नहीं? यस सर। और अर्थ भी एक बॉडी है। यस सर। यस। अच्छा, ये लॉ क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी का मास है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी। अब बताओ, अर्थ जब अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी तो अर्थ पार्टिकल को नीचे की ओर खींचेगी। यस सर। तो चाहो तो डिनोट कर दो Fg से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां पे क्या हो रहा है? अर्थ पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा और जितने फोर्स से अर्थ पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से पार्टिकल भी अर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आगे मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, ध्यान है, ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स सेम होते हैं।
तो जितने फोर्स से अर्थ पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है उतने ही फोर्स से पार्टिकल भी अर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैंने वहां पे क्या बोला है कि ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स सेम होते हैं। आगे मैं लिखवाऊंगा भी। अच्छा, दोनों बॉडी पे फोर्स सेम लग रहा है ही नहीं लग रहा है? यस सर। और यस सर। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में ये चीज पढ़ी है कि जो भी नेट फोर्स होता है उसको हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। बताओ, अर्थ की पार्टिकल की अगर बात करें तो पार्टिकल पे फोर्स लगा कितना, एफ जी, पार्टिकल का मास कितना, m, एक्सेलरेशन मान लो a1। बताओ, जो पार्टिकल रहेगा, बताओ पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो एफ जी बाय एम निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, इतना ही फोर्स अर्थ पे भी लगा कि नहीं लगा? तो अर्थ के लिए क्या लिखोगे? अर्थ के लिए लिखोगे एफ जी इक्वल्स टू एम ई इंटू ए टू। भाई अर्थ पे फोर्स लगा वही, लेकिन अर्थ का मास एम ई। तो अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का एक्सेलरेशन a2 होगा और a2 क्या हो जाएगा, एफ जी बाय एम ई हो जाएगा। अच्छा, फोर्स दोनों पे सेम रहा कि नहीं रहा? यस। ये तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो किसका मास ज्यादा है? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ द पार्टिकल? यस सर। अच्छा, मास डिनोमिनेटर में, और हमें मालूम है मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। और यही रीजन है कि हमें अर्थ ऊपर की ओर आती हुई दिखाई देती है क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और मास अगर लार्ज होगा तो एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है कि नहीं? तो मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा कि नहीं घटेगा? यही रीजन है कि जब हम अर्थ के ऊपर किसी पार्टिकल को छोड़ते हैं तो पार्टिकल हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अर्थ मूव करते हुए नहीं दिखाई देती है। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, फिर एक चीज और समझो जरा। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे मान लो दो पर्सन खड़े हुए, एक है पर्सन ए और यहां पे एक पर्सन बी है। अच्छा, टोटल में पूछूं यहाँ कितनी बॉडीज हैं, तो यहाँ पे 3 बॉडी है कि नहीं है? एक तो पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है और तीसरा अर्थ है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें हैं, पर्सन ए है, पर्सन बी है और तीसरा अर्थ है। बताओ तीनों का मास है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो 2 बॉडी के लिए डिफाइन किया गया। तो पहले अगर हम बात करें किसकी, पहले अगर हम बात करें इन दोनों पर्सन की, अभी हम अर्थ को नहीं काउंट कर रहे हैं। बताओ इन दोनों पर्सन की बात करें तो दोनों का मास है कि नहीं? यस सर। अब न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना पर्सन ए पर्सन बी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स पर्सन बी पर्सन ए के ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हुआ है, ये डेवलप हुआ है पर्सन ए और पर्सन बी के मास के कारण। सिमिलरली अब मान लो अगर मैं पर्सन ए और अर्थ को कंसिडर कर रहा हूं, जो मैंने ऑरेंज कलर का सर्कल ड्रॉ किया है वहां मैं पर्सन और किसको कंसिडर कर रहा हूं, अर्थ को कंसिडर कर रहा हूं। बताओ दोनों का मास है कि नहीं है? यस सर। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे अर्थ पर्सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी, वो कुछ अलग होगा। अच्छा, जितना फोर्स अर्थ अप्लाई करेगी पर्सन के ऊपर, पर्सन भी उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा? यस सर। यस सर।
तो यहां पे अगर हम दोनों पर्सन की बात करेंगे तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और पर्सन और अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यस सर। इतनी चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा, अगर किसी रूम में दो पर्सन खड़े हुए हैं तो दोनों पर्सन एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं अप्लाई कर रहे हैं? यस सर। देखो ऐसे समझो, मान लो हम मार्केट गए, तो जब हम मार्केट जाते तो हमारे मार्केट के बगल, जब हम मार्केट में जाते तो हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग होते कि नहीं होते? हाँ सर। अब वो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? यस सर। यस तो जितने, अगर हम मार्केट में गए हैं, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर हम मार्केट में चले गए तो मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे पर्सन है कि नहीं है जो हमारे चारों ओर होंगे। यस सर। यस और सर। बताओ ये सभी पर्सन हमें खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? सभी हमारे ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन हम किसी एक पर्सन की ओर मूव कर पाते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली एक वीक फोर्स है। समझ में आया इतना? अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता, अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता तब तो जैसे ही हम मार्केट में बाहर निकलते सभी पर्सन या तो हमें खींच लेते या हम सभी पर्सन को क्या कर लेते, खींच लेते। यस सर। इतनी चीज क्लियर हुई? यस यस सर। सर। अब सबसे पहले न्यूटन्स के लॉ का स्टेटमेंट लिखो। लिखो वहां पे, स्टेटमेंट लिखो वहां पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, every particle in the universe, according to Newton's law of gravitation, every particle in the universe attracts, every particle in the universe attracts every other particle. According to Newton's law of gravitation, every particle in the universe attracts every other particle with a force, which is known as gravitational force, which is known as gravitational force. लिखा इतना? Yes, sir. Which is known as gravitational force, directly proportional to Object. directly Mass of the proportional two to objects. product of their masses, directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them. सर सेकंड लाइन फिर से रिपीट करो ना। मैंने क्या बोला? डायरेक्टली with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. लिखा इतना? यस सर लिखा। अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे दो बॉडी है, इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास क्या है, m2 है, और दोनों बॉडी हमारी कितने डिस्टेंस पे है, दोनों बॉडी को हमने एट अ डिस्टेंस r लाके प्लेस किया। अब न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोल रहा है? न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ बोल रहा है कि जो भी दो बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडी का मास है, तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको हमने नाम क्या दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मास के प्रोडक्ट पे। m1 m2 मास है, और साथ में क्या बोलता है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इन दोनों रिजल्ट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। और मैथ्स में इतना पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे लगता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको कैपिटल जी से डिनोट करना है। तो जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है उसका ये फॉर्मूला है। तो जो भी फॉर्मूला होता है G(m1 m2) बाय आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, दो मासेस मास है। आर क्या है, आर दोनों के बीच का एरिया, सॉरी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का पता है कि नहीं। देखो किसी का माइक ऑन है। मैंने क्या बोला, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है G(m1 m2) बाय आर स्क्वायर। m1 m2 दोनों बॉडी के मासेस हैं, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और जी जो रहता है वो कांस्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसमें चीज ध्यान रखना है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एसआई सिस्टम में, या फिर हम सॉल्व कर रहे होंगे सीजीएस में। एसआई सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो मास किस में होना चाहिए, केजी में। जी में। डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मास में। अच्छा, जी मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो उसका जिसकी एसआई सिस्टम में वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर मीटर सर। ये ध्यान ना, ये एसआई सिस्टम की यूनिट है। सर ज्यादातर क्वेश्चन हम एसआई सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोलो सर, जी तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट ही तो बोला है मैंने। क्या बोला मैंने, कुछ नया बोला क्या? देखो सर तो फिर देखो, वैल्यू होती है क्या? क्यों कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती क्या? सर कांस्टेंट की तो वैल्यू होती है यार तुमने यूनिट डायमेंशन में समझाया था नहीं समझाया था? कांस्टेंट दो होते हैं, एक मैथ्स के कांस्टेंट होते हैं, एक फिजिक्स के कांस्टेंट होते हैं। हाँ सर। मैप्सेंट देखे यूनिट एंड डायमेंशन में? नहीं सर, तो उसकी कांस्टेंट की फिर- वैल्यू 1 होती है ना फिर? क्या वो मैथ्स के कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है क्या फिर? वही होता है। और क्या? अच्छा ठीक है सर, वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अब देखो, अगर हम एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं तो मास केजी में, डिस्टेंस मीटर में, जी कितनी वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सीजीएस में तो मास किस में जाएगा, ग्राम। ग्राम में। डिस्टेंस किस में जाएगा, सेंटीमीटर में। फिर जी, अब ध्यान है जी की वैल्यू ये नहीं ली जाएगी, फिर यहाँ पे न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डायन में, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, तब जाके हमें सीजीएस में उसकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। जो मिलेगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू याद रहती है मैक्सिमम 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो सबसे बेस्ट क्या है, मास केजी में कन्वर्ट कर दो, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर दो। इतनी चीज समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। जो भी फोर्स रहेगा, ध्यान ना, फोर्स का फॉर्मूला है G(m1 m2) बाय आर स्क्वायर। जी कांस्टेंट है, हर जगह इसकी वैल्यू यही होती है। अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे प्रॉपर्टीज। सर ये जी जो कांस्टेंट है इसकी मत बोल भाई कुछ कांस्टेंट, कितनी बार बताऊं, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ही होता है। नहीं सर, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि इसका वैल्यू कैसे निकाला है 6.67? एक्सपेरिमेंटली। ओके ओके सर। एक्सपेरिमेंटली निकाला। अब मैं तुझसे पूछता हूँ जी की वैल्यू 9.8 आई, कैसे आई? सर एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेट किया ना, साइंटिस्ट ने बताया हमें।
हाँ सर। यस सर, यस सर, अब तू घर में ऑयल यूज करता है खाने का, यस सर, यस, तो गवर्नमेंट ने हमें बताया ना कि ये ऑयल खाने का है। यस सर, अब तुम क्या पूछते हो कि ऑयल कैसे बना? भाई जो चीज हमें प्रोवाइड कर दी गई उसका हम एज इट इज यूज करते हैं। हम पे इतना टाइम को नहीं कि हम फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और फिर से जी की वैल्यू निकालें। यस सर, गॉट इट, हाँ यस सर, भाई, तू मोबाइल लेने जाता है तो मोबाइल को यूज ही करता है ना, कि पूछता है मोबाइल में कि प्लास्टिक क्यों लगी, कौन सी लगी, इसमें चिप कौन सी लगाई हमने, उससे मतलब होता है क्या? सर उससे चलो अब प्रॉपर्टीज लिखो जरा। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, पॉइंट डाल के लिखते जाओ। किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज किसकी देख रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की। कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट बोल रहा है? गधा हो गया क्या? मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूं, उधर से कांस्टेंट आवाज लगा रहा है। मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी लिखो। किसकी प्रॉपर्टी लिखनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स की। समझ में आया किसकी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं मैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की। हाँ, सर। पहला पॉइंट लिखो, और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखो, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कई बार अट्रैक्टिव होता है, कई बार रिपल्सिव होता है कि नहीं होता है? यस सर, हाँ सर। यस मैग्नेट, देखो दो मैग्नेट के बीच में जब फोर्स लगता है तो क्या होता है? कई बार मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, कई बार मैग्नेट कभी करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, तो इनका नेचर अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो लिखो वहां पे, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ में आई पहली प्रॉपर्टी? यस सर। अब ये मत पूछ लेना कि अट्रैक्टिव क्यों होता है। हाँ, सर ये सब समझे। पता है वो पड़ेगा हमें, फिर न्यूटन से मार्क्स मिलना पड़ेगा तो इसने क्यों बोला कि अट्रैक्टिव होता है। सर, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, ना मास ना रेडियस। क्या नेगेटिव नहीं होता? नेगेटिव सर, पॉजिटिव रिपल्सिव होने के लिए नेगेटिव होता है ना, आपने बताया था। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, हमने असाइन किया है। यस सर, और मतलब वो किसी को ऐसे ध्यान दो, तुम हदियस्तर यस्सरम बोलो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखो वहां पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of medium between the particles। इसका मतलब क्या है? तो डायग्राम यहीं पे ड्रॉ कर लो। हमारे पास दो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी r है। तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे? यस अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सेटअप को एक कंटेनर में लेके चलेगा। और कंटेनर में हमने क्या कर दिया? कंटेनर में यहां पे हमने पानी भर दिया। बताओ, इनिशियली दोनों पार्टिकल एयर में थे कि नहीं थे? यस सर। अब दोनों पार्टिकल पानी में चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर, पानी में लेके जाओगे तो ध्यान रखना, इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आए। हाँ सर। फोर्स में चेंज कब आएगा? फोर्स में चेंज तभी आएगा या तो हम मास को चेंज कर दें या उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर दें। तो यहां पे हमने मास को चेंज किया क्या? नहीं। दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेंज किया क्या? नहीं। तो इन दोनों पार्टिकल को हम एयर में लेके जाएं, पानी में लेके जाएं, ऑयल में लेके जाएं, कोल तार में लेके जाएं, कहीं पे भी लेके जाएं, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। सर लेकिन फिर उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा ना, कि जो मीडियम मैंने कुछ बोला ना? क्या बोला मैंने? ये independent फोर्स रहेगा। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। Yes, sir. सर तो ये मैं सेम हिंदी बोलता हूँ, तुम लोग को हिंदी नहीं समझ में आती है।
सर ऐसा ही अब मराठी same बोलो क्या मैं? नहीं नहीं सर, मैंने जब क्लियरली बोला कि फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो अब क्या करें अपन? सर ये सेम मैग्नेट के लिए भी अप्लाई होता है। किसके लिए? मैग्नेट के लिए, मैग्नेट। मैं मैग्नेट पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं सर, पर मतलब मैग्नेट भी तो मतलब एक ऑब्जेक्ट ही है ना, इसीलिए पूछ तो रहे हैं। मैग्नेट क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है क्या? नहीं सर, पर अट्रैक्ट तो करता है ना, इसीलिए। वो तो मैग्नेटिक अट्रैक्ट रिपेल करता है, तो अभी हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? मैग्नेट की या ग्रेविटेशन की या इलेक्ट्रोस्टैट की, किसकी? ग्रेविटेशन। तो बस जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैग्नेट की बात करेंगे। समझ में आया? यस सर। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, सब मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ये फोर्स नहीं करता है, इसलिए तो पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। सर ओके। लिखो नेक्स्ट, लिखो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। इट होल्ड्स गुड फॉर वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। अब इसका मतलब समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे अर्थ है और यहां पे सन है, बताओ इनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज है? बहुत लार्ज। बहुत लार्ज है। किलोमीटर में है कि नहीं है? हाँ तो अगर हम अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है। यस सर। लेकिन डिस्टेंस लार्ज होने के बाद भी अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करता है और सन भी अर्थ के ऊपर क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। फिर दूसरा एग्जांपल लो जरा। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं? हमारे पास एक प्रोटॉन है और यहां पे एक न्यूट्रॉन है। बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यस यस सर। सर। न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज अगर स्मॉल है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है। तो समझ में वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ? वाइड रेंज का मतलब हुआ कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी क्या है? ये फोर्स एप्लीकेबल है। यस सर। यस सर। लेकिन ध्यान रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है? बहुत स्मॉल, 10⁻⁻27 kg के फॉर्म में होता है। हाँ सर। तो बताओ फोर्स जो रहेगा, फोर्स तो किस पर डिपेंड करता है? m1 m2 अपॉन r² पे। r भले ही बहुत कम हो लेकिन m1 m2 का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होगा कि नहीं होगा? ये चला जाएगा 10⁻⁻20 10⁻⁻54 में। यस सर। इतना समझ में, समझ में है? तो जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ये फोर्स वाइड रेंज के डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। छोटा डिस्टेंस होगा तब भी डेवलप होगा, लार्ज डिस्टेंस होगा तब भी डेवलप होगा। आया कि नहीं समझ में इतना? यस सर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। इट इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है? क्या होता है बेसिकली? लिख लो वहां पे, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसका मतलब है कि जो भी न्यूटन्स का लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेगी, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। सर तो अर्थ ने जितना फोर्स अप्लाई किया होगा सन के ऊपर,
बताओ सन भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं सेम होगी? जी सर। केवल क्या चीज ऑपोजिट होगी? डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। यस सर। हाँ सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे। सर एक डाउट था। सर फोर्सेस इक्वल रहते हैं इतना, तो फिर जब ये एपिहीलियन और पेरिहीलियन होता है अर्थ और सन के बीच क्या में, होता तो है? फिर एपिहीलियन और मतलब अर्थ न सन से एक इंस्टेंस आता है जब बहुत दूर चला जाता है और कभी कभार बहुत पास आ जाता है अपनी हाँ ऑर्बिट तो पे, तो हाँ, फिर उसमें फोर्स चेंज होता है या फिर मतलब क्यों नहीं वो चेंज होगा? बताओ फोर्स किस पे डिपेंड करता है? अभी तो समझाया तुम्हें। डिस्टेंस पे। फोर्स डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हाँ सर। तो आर अगर चेंज होगा तो फोर्स नहीं चेंज होगा। सर होगा। होगा बस सर। जब पास आएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, जब दूर जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। मैंने ये नहीं बोला फोर्स कांस्टेंट रहता है। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर अर्थ ने सन के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है तो सन भी अर्थ के ऊपर उस इंस्टेंट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। मैंने ये कौन बोला कि हमेशा फोर्स कांस्टेंट रहेगा? फोर्स हमेशा डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे, और दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। समझ में आया इतना? यस सर, समझा। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, एक्शन रिएक्शन पेयर लिख लिया ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। लिख लो लिख लिया। इसके अंदर भी लिख लो, एक्शन रिएक्शन में लिख लो वहां पे, द फोर्स विथ विच वन बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकेंड बॉडी, the force with which one body attracts the second body, the force with which the force with which the one body attracts the second body is equal to the force with which second body attracts the first body. और इसी में लिख लो, however their acceleration will not be equal. दोनों बॉडी पे फोर्स सेम लग रहा है लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। समझ में आया इतना? क्या however their acceleration will be different? क्योंकि भाई एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फोर्स को डिवाइड करेंगे मास से, और दोनों बॉडी का मास अलग अलग है कि नहीं है? जो मास अर्थ का होता है वही मास सन का होता है क्या? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन। It is a two-body interaction. लिखा इतना? हाँ सर। अब इसमें इतना समझ लो या इसी के नीचे लिख लो, क्योंकि वो तो अपन बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, वो अपन क्लास 11 में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। डायग्राम के लिए इतना ड्रॉ करो यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है m1, यहाँ पे एक पार्टिकल m2 है। बताओ दोनों इसमें कुछ सर्टेन डिस्टेंस है कि नहीं? मान लो हम m1 पार्टिकल को अभी देख रहे हैं, बताओ m1 के ऊपर m2 क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं अप्लाई कर रहा है? ये फोर्स किसने अप्लाई किया है? m2 ने अप्लाई किया है m1 के ऊपर। अब मैंने क्या किया, m1 m2 के पास में एक और पार्टिकल m3 को लाके प्लेस कर दिया, एक और पार्टिकल m4 को लाके प्लेस कर। अब टू बॉडी इंटरेक्शन क्या है इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है कि m1 और m2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो m3
और M4 की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। M1 और M2 एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो M3 और M4 पे डिपेंड नहीं करते। अगर M3 M4 होगा तब भी इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आए। यस सर। M3 को लाके प्लेस कर दें तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, M4 को लाके प्लेस कर दें कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों को हटा दें तब भी इस फोर्स में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला है कि जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है केवल दो बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। इतनी चीज समझ में आई? यस सर। देखो इसको आगे थोड़ा डिटेल में लिख लो वहां पे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two bodies does not depend. Gravitational force acting between two bodies does not depend upon the presence of other bodies. इतना लिखा नहीं लिखा? Yes. क्या लिखा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। इतनी चीज क्लियर हुई? यस अब ये चीज तो है नहीं, तब भी लिख लो, अब तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं, आगे जा समझ में आए लिख लो वहां पे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे जब हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ते हैं। अभी केवल इतना लिख लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सर मीन को मतलब कंजर्व अभी मैंने बोला ना वर्क और एनर्जी में समझ में आएगा। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, और नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, या ऐसा लिखो न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ is applicable only for point masses. इतना समझ में है मैंने क्या बोला? पॉइंट मास न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। यस सर। अब पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? तो यहां पे मैंने एक डॉट बनाई, मान लो यहां पे मैंने एक इंक की एक डॉट बनाई, बताओ इस डॉट का मास है कि नहीं है? यस सर अगर मैंने अपनी स्क्रीन पे इंक की एक डॉट बनाई है तो इस डॉट का मास है कि नहीं? यस सर लेकिन इसका साइज कैसा है? बहुत स्मॉल है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि अब मैंने, अभी भी तुम क्या बोलोगे इसको? बहुत स्मॉल वेरी स्मॉल। स्मॉल ही बोलोगे, नहीं बोलोगे? स्मॉल भी कह सकते हैं, लार्ज भी कह सकते हैं, रेफरेंस चाहिए। मेरे पर बेसिकली अभी तो मैं इसको स्मॉल ही बोलूंगा ना। हाँ सर। इसको लार्ज क्या बोलूं? इसका अगर मैं डायमेंशन भी कैलकुलेट करने जाऊंगा तो हार्डली मिलीमीटर में आएगा। यस और मैक्स सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला है? मैंने यहाँ पे बोला है कि जो भी न्यूटन्स का लॉ है वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल। अब देखो यहां पे हमने शो किया, एक मिनट, यहां पे हम शो कर रहे हैं अर्थ, है ना, और यहां पे हमने शो कर दिया मून। अब बताओ अर्थ की बात करें या मून की बात करें, इनका साइज बड़ा है कि नहीं है? यस सर। बड़ा है। लेकिन होता क्या है, अगर हम अर्थ पे बैठ के जब हम मून को देखते हैं, बताओ जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो मून बहुत बड़ा दिखाई देता है क्या? नहीं छोटा नहीं। तो अगर हम अर्थ पे बैठ के मून को देखते हैं तो मून अप्रोक्सीमेटली पार्टिकल के समान दिखता है कि नहीं दिखता है?
यस सर। सिमिलरली इसका उल्टा कर दो। मान लो कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर मून पे जाके बैठ जाए और अब ये मून से अर्थ को देखे तो उसको साइज कैसा दिखाई देगा? स्मॉल साइज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका साइज भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाए तो उस केस में दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पॉइंट मास बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? Yes, sir. भाई अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस लार्ज है तो अर्थ के लिए मून पॉइंट मास है और मून के लिए अर्थ पॉइंट मास है। अब बताओ दोनों ही अगर पॉइंट मास है तो दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन क्या हो गया? तो ये फॉर्मूला फिर एप्लीकेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. इतनी चीज सबको समझ में आई नहीं समझ में आई? यस सर। यस सर। तो देखो अगर दो पार्टिकल हैं तब भी ये फॉर्मूला क्या है? एप्लीकेबल है कि नहीं है? हाँ Yes, सर। sir. दो पार्टिकल होंगे तब तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर दोनों बॉडी का साइज बहुत लार्ज है तो फिर हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? वेरी होना लार्ज। चाहिए। लार्ज होना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मान लो हमने यहां पे एक रॉड ली और मान लो ये जो रॉड है ना इसकी लेंथ 10 मीटर है और इस रॉड के बगल में हमने क्या किया? एक पार्टिकल को लाके प्लेस कर दिया। रॉड का भी मास है, पार्टिकल का भी मास है और इस पार्टिकल को हमने लाके प्लेस किया है 1 सेंटीमीटर। इतना सबको आइडिया है कि नहीं 10 मीटर क्या होता है और 1 सेंटीमीटर क्या होता है? हमारा जो रूम रहता है ग्राउंड से सीलिंग उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर होती है। तो इसका मतलब कि डबल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है कि नहीं रॉड की लेंथ? Yes, sir. Yes. रॉड के पास हमने एक पार्टिकल को लाके प्लेस किया। अबे हाँ या ना? अब बताओ अगर हम पार्टिकल पे बैठ के रॉड को देखें तो हमें रॉड की लेंथ दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? देगी। दिखाई देगी। अबे दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? Yes, sir. लेकिन मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इसी रॉड को तुम 10 किलोमीटर दूर से जाके देखो तो नहीं देगी। बहुत छोटी दी. तब तो एक पार्टिकल टाइप का बहुत दिखाई छोटी देगा ही नहीं देखी। दिखाई देगा? यस सर। तो अब बताओ इस केस में अगर हम पार्टिकल पे बैठ के रॉड को देख रहे हैं तो अब इस रॉड को हम पॉइंट मास बोल पाएंगे क्या? नहीं. नहीं बोल पाए। अच्छा अब नहीं बोल पाएंगे तो फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। बहुत देखो, small लगता है। न्यूटन्स का बेसिक क्या है? न्यूटन के लॉ का जो बेसिक चीज है वो क्या है? अगर दो बॉडी है यूनिवर्स में, दोनों का मास है तो दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएगी। लेकिन अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, केवल हम यही बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे। यस सर। भाई इस केस में मून और अर्थ के केस में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? पॉइंट मास है। Yes, sir. लेकिन यहां पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां जब हम बात कर रहे हैं रॉड की और पार्टिकल की, तो यहां पे हम फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे कि यहां पे हम फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे होंगे डायरेक्टली। अबे हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। अब होता क्या है, तुम देखोगे मैक्सिमम जो लॉज हैं वो किसने दिए हैं फिजिक्स में? मैक्सिमम लॉ न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन और गैलीलियो गैलीली। अच्छा अब देखो न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल लॉ दिया था और बाद में उसने बोला कि एक लिमिटेशन आ रही है कि भाई अगर पॉइंट मास नहीं है तो फिर हम फोर्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसी ने बाद में
कैलकुलस का यूज बताया। अब कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस मैथ्स का टॉपिक होता है। कैलकुलस का मतलब बेसिकली होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो न्यूटन ही वो साइंटिस्ट था जिसने कैलकुलस का यूज बताया कि कैलकुलस को हम फिजिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं, और उसने कैलकुलस का यूज करके प्रूव कर दिया कि फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलस का यूज होता है वो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में। यस सर। अभी इतना समझ में है? अभी अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो भी बॉडी रहेगी उसको हम पॉइंट मास लेके चलेंगे। ऐसा मैंने नहीं बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन वहां पे हमें मैथ्स का टॉपिक कैलकुलस को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम वहां पे, और लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे जी। एक हमने लिखा है कैपिटल जी, दूसरा लिख रहे हैं स्मॉल जी, दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल जी है, जो कैपिटल जी की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लेकिन मैं जब यहाँ पे स्मॉल जी की बात कर रहा हूं तो लिखो स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी क्या है? जी बेसिकली वहां पे एक्सेलरेशन है। तो नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, ग्रेविटी का मतलब अर्थ ही नहीं होता है भाई। अर्थ तो एक प्लैनेट है कि नहीं है? यस यस सर अगर हम मून पे चले जाएंगे तो मून भी बन गया कि नहीं बन गया एक प्लैनेट? यस यस सर यस सर। मून है प्लैनेट क्या? नहीं सैटेलाइट सैटेलाइट है वो तो। सेलेस्टियल फिर बॉडी कहां से बोल रहे हो तुम लोग प्लैनेट? अगर हम जुपिटर पे चले जाएं तो, यस सर प्लैनेट मार्स पे चले जाएं तो, प्लैनेट सर प्लैनेट। ये प्लैनेट है कि नहीं है? यस यस सर यस तो सर। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि केवल अर्थ में ही डेवलप होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसी भी दो बॉडी के बीच में क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है। हो सकता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली हम अर्थ की ही बात करते हैं, है ना? तो अब मैं यहां पे क्या शो कर रहा हूं? यहां पे शो कर रहा हूं अर्थ। तो यहां पे लिखो अर्थ। अच्छा, अर्थ का जो मास रहता है उसको हम ME से डिनोट करते हैं। तो लिख लेना, ME को हम क्या बोल रहे हैं? ME को हम बोल रहे हैं मास ऑफ अर्थ। और बेसिकली अर्थ कैसा है? स्फेरिकल देखो, अर्थ भी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है? यस सर। लेकिन उस रोटेशन को अभी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ अभी रेस्ट में है। अब अर्थ के ऊपर हम क्या लेके आ गए? अर्थ के ऊपर हम एक पार्टिकल को लेके आ गए। इस पार्टिकल का मास m है। अच्छा, अब एक चीज है जो अभी इसको अपन क्लास 9-10 में प्रूव नहीं कर सकते। इसको हम 11th में प्रूव करते हैं। और वो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट के लिए तुम्हें ध्यान रखना है, अगर कोई बॉडी स्फेरिकल है, तो उसके मास को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेना। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसके मास को हम कहां पे मानेंगे? उसके मास को हम उसके सेंटर पे मानेंगे। अब क्यों मानेंगे उसका लॉजिक है वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी केवल तुम्हें ध्यान रखना है। बताओ, ये पार्टिकल है कि नहीं है? ये जो मैंने शो किया है m एक पार्टिकल है कि नहीं है? यस सर अच्छा, ये पार्टिकल मान लो कितनी हाइट पे है? ये पार्टिकल है एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, इस अर्थ का कुछ रेडियस होगा कि नहीं होगा? तो ये अर्थ का सेंटर है
और अर्थ का जो रेडियस है इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर ई से। तो आर ई क्या डिनोट कर रहा है? आर ई डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ अर्थ के मास को हम कहां पे मानेंगे? सेंटर पे। सेंटर पे। सेंटर। तो अर्थ का जो भी मास है ना उसको यहां पे एज्यूम कर। बताओ ये सेंटर है कि नहीं? तो यहां पे हम मानेंगे अर्थ के मास को एम ई। पार्टिकल तो वहीं पे ऊपर अभी, और पार्टिकल का मास कितना है? एम। अच्छा, अब दोनों पार्टिकल बन गए कि नहीं बन गए? Yes, sir. अबे अर्थ का वहां पे साइज है कि नहीं है? यस सर। तो मैंने वहां पे क्या बोला है? मैंने वहां पे बोला है कि अर्थ का साइज है, लेकिन अर्थ के मास को हमें कहां पे मानना है? अर्थ के मास को हमें उसके सेंटर पे मानना है। यस सर। मून का अगर बात करें तो मून के मास को भी हम कहां मानेंगे? सेंटर। सेंटर पे मानेंगे वहां पे। तो जो भी स्फेरिकल बॉडी रहती है उसके मास को हम कहां मानते हैं? उसके मास को हम सेंटर पे मानते हैं। अच्छा, अब ये बताओ अर्थ के ऊपर अगर हम किसी पार्टिकल को लाके छोड़ते हैं तो उस पार्टिकल के ऊपर बताओ अर्थ फोर्स अप्लाई करती कि नहीं अप्लाई करती? यस सर। Yes, sir. ध्यान है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस तो सर। एफ जी जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में? यस सर। यस सर। तो अर्थ के ऊपर अगर हम किसी बॉडी को लाके छोड़ते हैं तो उस बॉडी पे फोर्स बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। अच्छा, इतना फोर्स अर्थ पे भी बनेगा, लेकिन अभी हम पार्टिकल को देख रहे हैं। तो पार्टिकल को जब हम अर्थ के ऊपर लाके छोड़ते हैं तो अर्थ पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करती है। और बताओ इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल कहां चलना स्टार्ट कर देता है? इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल अर्थ की ओर चलना स्टार्ट करता है कि नहीं स्टार्ट करता है? यस सर। और कुछ टाइम Yes, बाद sir. ये पार्टिकल अर्थ को हिट करता है कि नहीं हिट करता है? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की ओर जाता है उसकी स्पीड इंक्रीज करती है कि नहीं इंक्रीज करती है? Increase करती है. और स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान है, ये एक्सेलरेशन किसके कारण आया है? ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। और ये जो एक्सेलरेशन आता है इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Yes, yes. इतनी चीज समझ में आई है? Yes, मैंने sir. क्या बोला है? कोई जरूरी नहीं कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, किसी और प्लैनेट की बात कर सकते थे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ की। तो अर्थ के पास अगर किसी पार्टिकल को लाके छोड़ते हैं तो उस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है। किसके कारण? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू का मतलब क्या है? रीजन ना Yes, sir. Yes. भाई, पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन आया है और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। बोलो, इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। बताओ पार्टिकल और अर्थ की बात करें तो अब देख के बताओ इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, बताओ ये टोटल डिस्टेंस आर ई प्लस एच है कि नहीं? यस सर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करो। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अब इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? G, साथ में G भी होगा ना? हाँ सर। तो G m e m अपॉन
आर का मतलब बताओ, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? का Yes. मतलब क्या Yes, सर? sir. भाई अर्थ ने पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई किया है, नहीं अप्लाई किया? जी Yes, सर। अच्छा, इसी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आया है कि नहीं आया पार्टिकल में? आया Yes, सर। sir. Yes, sir. अब बताओ इसको तुम बोलो इक्वेशन 1, और हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी न्यूटन के सेकंड लॉ में कि जो भी फोर्स लगता है बॉडी पे उसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ओके सर। मास किसका लेते हैं? मास हम बॉडी का लेते हैं। बताओ इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी वहां पे? m से m कैंसल आउट होगा, और जो भी एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है इसमें पार्टिकल में, बताओ उसका फॉर्मूला क्या बन गया? उसका फॉर्मूला बन गया GME अपॉन ए। अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जी का फॉर्मूला है। बोलो इतनी चीजें समझ में आई नहीं समझ में? यस सर। यस सर। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते तो वो 9.7 ऐसे करके कुछ आगे। हाँ 9.8 करते हैं ना, मतलब राउंड ऑफ करके। यस सर। सर 9.81 आता है अगर मतलब ग्राउंड से किया जाए तो। लिखो क्वेश्चन, पहले आगे लिखो थ्योरी जरा। तो मालूम है एक चीज, जो कम ज्ञान होता है ना बहुत खतरनाक होता है। संस्कृत पढ़ी है किसी ने? यस सर। नहीं सर। संस्कृत में एक श्लोक था, उसमें Yes, क्या बोलता है कि जो मूर्ख आदमी होता है ना उसको तुम बहुत इजीली समझा सकते हो। तुम उसको बोलोगे 2 + 2 5 होता है, वो मान लेगा। तो मूर्ख आदमी को अपन आराम से समझा सकते हैं। जो बहुत बुद्धिमान आदमी होता है ना उसको भी इजीली समझा सकते हैं। उसको तुम बोलोगे 2 + 2 4, तो उसको याद रहेगा 2 + 2 4। और तीसरा कौन सा होता है? जो मतलब आधे तीसरा होता है जिसका नॉलेज बहुत Idiom. आधा होता है और बहुत खतरनाक होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है ना? तभी तुम्हारी स्टेज वही है। पढ़ा है संस्कृत में ऐसा श्लोक कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं नहीं sir. पढ़ा है सर। पढ़ लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसमें ऐसा बोलता है कि भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते उसको। तो मेरी बात तो छोड़ ही दो। देखो देखो वहां पे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body by the force of gravity, by the force of gravity is called acceleration due to gravity. The acceleration produced in a body, the acceleration produced in a body by the force of gravity, the acceleration produced in a body by the force of gravity is called acceleration due to gravity and is represented by G. इतनी चीज आ गई समझ में कि नहीं समझ में? क्वेश्चन था। यस सर। अबे क्वेश्चन कहाँ था? जी की मैंने डेफिनेशन लिखवाई। सर आपने बोला था कि क्वेश्चन लिखवाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया। अबे डेफिनेशन बोली है, जी की डेफिनेशन लिख लो। जी की डेफिनेशन क्या है? जब भी हम किसी पार्टिकल को अर्थ के पास लाके छोड़ते हैं तो उस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है। यह एक्सेलरेशन डेवलप होता है किसके कारण? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया इतना? यस सर। यस अब यहां पे लिख लो एट अर्थ सरफेस,
अगर हम किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस के पास ही लाके छोड़ें तो उस केस में जो h रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा कि नहीं 0 हो जाएगा। जैसे ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस के बिल्कुल ऊपर पास से हमने एक पार्टिकल आके छोड़ दिया, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, h को नेग्लेक्ट कर दो। अब बताओ g की वैल्यू क्या बन जाएगी? g की वैल्यू बन जाती है g me upon re square। स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है एट अर्थ सरफेस। अब देखो यहां पे क्या क्या चीजें हमें मालूम होती है। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो हमें मालूम है। अर्थ का मास हमें मालूम होता है। अर्थ का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। g की वैल्यू मालूम है तुम्हें, है ना? अर्थ का मास भी तुम्हें बुक से मिल जाता है। ज्योग्राफी में दिया रहता नहीं, दिया रहता है अर्थ का मास भी। यस तो बताओ मास मालूम है, अर्थ मालूम है, g मालूम है। जब हम सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं तो हमें g की वैल्यू मिलती है, और g की हमें वैल्यू मिलती है 9.8। और ध्यान है इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। तो जब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो कैलकुलेट करने पे g की वैल्यू इतनी निकल के आती है। ये वैल्यू तो SI सिस्टम में। CGS में जाओगे तो g की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस समझा। g की वैल्यू 9.8 हर जगह लेनी है, नहीं लेनी है। ये g की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है एट अर्थ सरफेस। कई बार जब हम कैलकुलेट करते हैं, कई बार जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल लेते हैं, और 980 को अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कुछ नहीं बोलता है तो हम वैल्यू यही लेते हैं, 980 और 9.8। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? सर पोल्स पे तो 9.9 होता है ना मीटर पर सेकंड। क्या क्या क्या? पोल्स पे 9.9 मीटर पर सेकंड होता है ना। क्या मालूम, तुम बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। पोल होता क्या है? तो पढ़ रही थी तभी मतलब देखा। अरे वही तो बोल रहे हैं, गूगल पोल होता क्या है सर ये वो बताओ तुम अर्थ मुझे। सर अर्थ के पोल की बात कर रही हूँ। अर्थ के पोल तो अर्थ के भी दो पोल होते हैं, एक जोग्राफिकल पोल होता है, एक मैग्नेटिक पोल होते हैं। ज्योग्राफिकल पोल। ज्योग्राफिकल सर, हम लोग ज्योग्राफिकल। चेंज होता है इसलिए हाँ? ज्योग्राफिक पोल चेंज सर। हो जाता है ना पोल का। क्या? अब ये बताओ मुझे यहां से, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया कि नहीं कैलकुलेट किया सरफेस पे? यस सर। अब इस फॉर्मूले को देख के बताओ जी किस पे डिपेंड करता है? जी एक तो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ प्लैनेट पे, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ प्लैनेट पे। और ये जी तो कांस्टेंट है, किसी भी प्लैनेट पे जाए इसकी वैल्यू तो वही रहेगी। बताओ ये लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। इसका मतलब है कि अगर हम कभी मून पे चले गए, अगर मान लो हमें जी की वैल्यू मून पे कैलकुलेट करनी है तो केवल क्या फॉर्मूला चेंज आएगा? कैपिटल जी तो वही रहेगा, मास ऑफ अर्थ की जगह हम मास ऑफ मून ले लेंगे, अर्थ की रेडियस की जगह हम मून का रेडियस ले लेंगे। तो किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। फॉर्मूला केवल क्या यूज करना है? जी एम बाय आर स्क्वायर।
अच्छा, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। लिखा इतना? Yes, sir. अब लिखो वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू अब किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो कुछ पॉइंट्स डाल के लिखो। पहला किस पर डिपेंड कर रही है? शेप ऑफ अर्थ पे। अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, शेप ऑफ अर्थ बोल सकते हो या शेप ऑफ प्लैनेट बोल सकते हो। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? दूसरा डिपेंड करेगा ड्यू टू चेंज ऑफ प्लैनेट। होगा कि नहीं होगा? शेप ऑफ प्लैनेट, एक तो मैंने बोला शेप ऑफ अर्थ, दूसरा मैंने क्या बोला? चेंज ऑफ प्लैनेट। अच्छा, तीसरा देखो जरा, ये फॉर्मूले में ही दिख रहा है, अगर हाइट को चेंज करेंगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? Yes, yes, planet. तो तीसरा लिखो वहां पे विथ एल्टीट्यूड। हाइट के साथ भी जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। नेक्स्ट लिखो विथ डेप्थ। जी की वैल्यू क्या होती है? डेप्थ के साथ भी क्या होती है? चेंज होती है। फिर नेक्स्ट लिखो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन के कारण भी वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। अब तुम्हें अगली क्लास में करना क्या है? अगली क्लास में ये सब चीजें तुम लोगों को पढ़ के आनी है कि कैसे चेंज होती है। लेकिन हम लोग केवल दो चीजें डिस्कस करेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल है मॉड्यूल में। एक तो हम बात करेंगे एल्टीट्यूड के साथ फॉर्मूला क्या बनता है और डेप्थ के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा। बाकी ये सब चीजें तुम्हें देख के आनी है। हम लोग डिस्कस करेंगे केवल थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्या होते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। इतना समझ में? नहीं समझ में? यस अगली क्लास अपनी लास्ट क्लास होगी इसकी, क्योंकि देखो अपन इसमें बात करेंगे जी के वेरिएशन की, ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा वहां पे सैटेलाइट, फिर सैटेलाइट के बाद आ जाएगा वहां पे एस्केप वेलोसिटी, कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, और लास्ट आता है वहां पे कैपलर्स लॉ। और अभी तुम लोग को डेरिवेशन नहीं है, तो बेसिकली हमें उसकी थ्योरी की बात करनी है, थ्योरी और फॉर्मूले की। फॉर्मूला कैसे आता है वो तो हम लोग क्लास 11th में डिराइव करते हैं। तो अगली क्लास में तुम लोग ये 5 पॉइंट की थ्योरी देख के आना कि जी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और चेंज होने का फॉर्मूला क्या होता है। समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। तो अगली Yes, क्लास में इसी को ही अपन क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? Thank you, sir. बाय सर। यस बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you. अभी भी चल रहा है क्या रिकॉर्डेड? हाँ सर। यस सर।